हेलो फ्रेंड्स, मैं राम निवास आपका दोस्त और मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो ज़िंदगी और मौत का दस्तावेज है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। ज़िंदगी और मौत का दस्तावेज। मेरे दुश्मनों, खुश होने में जल्दी मत करना। अभी शुभ क्षण नहीं आया है कि मैं मरूं। मैं जानता हूं कि तुम एक अरसे से मेरी मृत्यु का शुभ समाचार सुनने को ललायित हो, पर फिलहाल मैं तुम्हें निराश कर रहा हूं। इंतज़ार करो, किसी दिन सचमुच मरकर तुम पर मेहरबानी करूंगा। दयालु आदमी हूँ ना, कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हारी मनोकामना पूरी करूँ। तुम धीरज से प्रार्थना किए जाओ। और मेरे दोस्तों, रोने की जल्दी मत करो, अभी मेहनत से रोने की तैयारी करो। जब मैं सचमुच प्राण त्याग करूँगा तब इस बात की आशंका है कि झूठे रोने वाले सच्चे रोने वालों से बाजी मार ले जाएंगे। तुम अभी से प्रभावकारी ढंग से रोने का अभ्यास करो। एक योजना बनाकर रोने का रिहर्सल करो। जब तुम कह दोगे कि तुम्हारी तैयारी पूरी है तब मैं फ़ौरन मर जाऊंगा। अभी तो यारो, दुनिया छोड़ने का अपना कतई इरादा नहीं है। और फिर कबीर ने कहा है, जग मरी है हम ना मरब, तो फिर मैं यूं ही क्यों खामखा क्यों मर रहा हूँ। असल में मैं जीने के लिए मर रहा हूँ। संपादक चाहते हैं कि मैं मरूँ तो मर रहा हूँ। मेरे इस बयान से पत्रिका मुझे पैसे देगी। उन पैसों से कुछ समय जिंदा रहूंगा। संपादकों की बात मैंने कभी नहीं टाली। वे कहे कि रो दो तो मैं रो पड़ेगा। वे कहे कि नंगे हो जाओ तो नंगा हो जाऊंगा। साहित्य में नंगेपन का पेमेंट अच्छा होता है। संपादकों ने कहा था, इमरजेंसी है तो डरो। मैं डरा। फिर कहा, इमरजेंसी की तारीफ में लिखो। मैंने लिखा, ईमान से लिखा। इमरजेंसी उठी तो कहा, इमरजेंसी के खिलाफ लिखो। मैंने इमरजेंसी के खिलाफ भी लिखा, ईमान से लिखा। साथ ही घोषणा भी की कि मैं एकमात्र बहादुर बुद्धिजीवी हूँ, बाकी सब कायर है। शेर कोई दूसरा मारे, उसकी दुम मैं काट ले जाऊँ। यानी मैं प्रतिनिधि बुद्धिजीवी हूँ। बुद्धिजीवी वह होता है जो किसी सत्य या दाता के हरम की रक्षा करे। राजाओं, नवाबों के हरम की रक्षा करने वाले परुषहीन खोजा होते थे, तभी वे ठीक रक्षा करते थे। पर जब उनकी ड्यूटी खत्म होती थी तब वे तलवार घुमाकर बताते थे कि मैं वीर हूँ। मैंने भी सत्ता और दाता के दो हरमों की तब रक्षा की थी और अब दूसरी सत्ता और दाता के हरमों की रक्षा कर रहा हूँ। फुर्सत में तलवार घुमाकर बहादुर बन जाता हूँ। मैं प्रतिनिधि बुद्धिजीवी हूँ तो मर रहा हूँ। सगल के लिए ही सही कुछ रूमानी होने को जी चाहता है, मगर हटाओ नहीं होते रूमानी। गाड़ियां लेट चल रही है, खाक हो जाएंगे हम उनको खबर होने तक। तो क्या करूं? राम का नाम लूं, ईश्वर को याद करूं। मैं निरीश्वरवादी रहा। आखिरी वक्त क्या खाक मुसलमान होंगे? पर मुझे डर लगता है कि कहीं सचमुच कोई ईश्वर हुआ तो मेरी बड़ी दुर्गति करेगा। पर मुझमें साहस नहीं है। बल्तैयार में था। उसने जीवन भर ईसाइयत के पाखंड पर हमला किया। मर रहा था तो पादरी आए। बल्तैयार ने पूछा, क्यों आए? पादरी बोले, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। बल्तैयार ने कहा, पर तुम्हें किसने भेजा? पादरी बोले, ईश्वर ने। बल्तैयार ने उस हालत में भी कहा, अच्छा तो ईश्वर का पत्र दिखाओ। नहीं, ऐसा अपने से नहीं बनेगा। न कबीर सरीखा बनेगा कि रहे काशी में और मरने गए मगहर, जहाँ मरने से नरक मिलता है। मैं तो कहता हूँ, ईश्वर अगर तू नहीं है तो कोई बात नहीं, पर अगर तू है तो हे मालिक, माई बाप, मुझे माफ़ करना। मैं तुझे नहीं पहचानता था, मेरी कमजोरी है। मैं अपने एरिया के थानेदार को भी नहीं पहचानता था, पर ईश्वर होता भी तो क्या होता। कष्ट भोगते भोगते तो जिंदगी कटी। जिंदगी अपनी जब इस दौर से गुजरी, गालिब हम भी क्या याद करेंगे कि खुदा रखते थे। घड़ी रखता था, पेन रखता था, चश्मा रखता था, बस खुदा ही नहीं रखता था, क्योंकि उसे रखने की जगह मेरे पास नहीं थी। मस्जिद का खुदा तो पब्लिक सेक्टर का होता है। प्राइवेट खुदा दिल की तिजोरी में रखा जाता है। मगर और चीज़ों के कारण दिल में जगह नहीं बची थी। इस कबाड़ खाने में खुदा को तकलीफ होती, और फिर खुदा के रखने से फायदा भी क्या होता। मैं कुकर्मी तो रहा नहीं। बहरहाल मेरी मौत के बारे में पक्का कर लिया जाए। मेरी ज़िंदगी में कई चीज़ें होते होते रह गई। मेरी शादी 2 बार होते होते रह गई। एक बार पुलिस थानेदार होते होते रह गया। एक बार शहीद होते होते रह गया। एक बार अखबार ने मेरा फोटो शहीदों में छाप दिया था। बात ना खुलती तो अभी ताम्रपत्र व पेंशन लेता। 2 बार मैं डूबते डूबते रह गया। एक बार रेलगाड़ी के नीचे आते आते बचा। एक बार कॉलेज का प्रिंसिपल होते होते रह गया। हो सकता है इस बार मरते मरते रह जाऊं। कहा जाता है कि चीते की जब तक खाल ना उतार लो तब तक यह ना मानो कि वह मर गया। ऐसा ही मेरा हाल है।
डॉक्टरों ने 3-4 बार जांच करवाई। डॉक्टरों से 3-4 बार जांच करवाई जाए। हो सकता है डॉक्टर सीने पर मेरे दिल की धड़कन देखे, मगर मेरा दिल तब तक टांगों में पहुंच गया हो, कुछ ठिकाना नहीं है। खूब जांच की जाए। एक परीक्षा यह भी की जाए, कोई कहे परसाई जी रॉयल्टी का चेक आया है। अगर मैं एकदम उठकर ना बैठ जाऊं तो समझा जाए कि पक्का मर गया। फिर भी पक्का करने के लिए मेरी नाक पर 100 का नोट रखा जाए। अगर तब भी ना उठूं तो पक्का मर गया। इसके बाद शोक प्रदर्शन शुरू हो सकता है। इतना बाहर के लिफाफे में रहेगा। मौत पक्की होने पर भीतर का लिफाफा खोला जाए, जिसमें यह होगा, मैं पूरे होशो हवास में यह लिख रहा हूँ। मैं लेखक माना जाता रहा हूँ, पर मैं लेखक अपनी इच्छा से नहीं, मजबूरी से बना। मैं सरकारी नौकरी में था, मेरा तबादला एक छोटी जगह हो गया। तब तक मैंने कुछ लिखकर छपा लिया था और मैं अपने को बड़ा लेखक मानने लगा था। मैंने सोचा बड़ा लेखक छोटी जगह क्यों जाए, वह बड़ी जगह से रहेगा। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़ा नहीं देता तो मेरे कर्म ऐसे थे कि डिसमिस होता। अब क्या बचा, नौकरी गई, कुछ करने को नहीं रहा तो लेखक हो गया। ओ हेनरी गबन में जेल गया था, जेल ने उसे लेखक बना दिया। बेकारी ने मैं और कुछ करने को ना होने के कारण लिखने का काम करने लगा। दूसरा कारण था रोजी रोटी कमाना। कुछ वर्षों में साहित्य के और मेरे साथ एक दुर्घटना घटी। मैं लेखक मान लिया गया। यह लेखकपन जो मेरे सिर पर लाद दिया गया एक बोझ बन गया। मैं इसे ढोने को मजबूर था। मैं कुछ और तो नहीं बना नहीं था, केवल लेखक बना था। तो जो बना दिया गया उसे निभाना एक मजबूरी हो गई। दूसरी दुर्घटना हुई, मुझे व्यंग लेखक माना जाने लगा और यह कहा जाने लगा कि मैं हिंदी में व्यंग के अभाव को दूर कर रहा हूँ। मैंने मूर्खतावश इसे भी गंभीरता से ले लिया। तीसरी दुर्घटना हुई, कहा जाने लगा कि मैं सामाजिक चेतना संपन्न लेखक हूँ। मैंने इसे भी मान लिया। देखिए, एक भोले भाले आदमी की ज़िंदगी किस तरह बर्बाद की जाती है। मुझमें पुलिस के संस्कार और प्रकृति थी ही। सामाजिक चेतना संपन्न लेखक कहा जाने लगा तो मैं साहित्य में थानेदार हो गया। सोचने लगा समाज को मैं ही सुधारूंगा। मैं कानून और व्यवस्था स्थापित करूंगा, गुंडा तत्वों को उखाड़ फेंकूंगा। अब गुंडों से निपटने के लिए पुलिस वाले को खुद बड़ा गुंडा होना पड़ता है। तो आगे चलकर मैं साहित्य में निरा गुंडा रह गया। मुझे ज्ञानियों ने लगातार सलाह दी कि कुछ शाश्वत लिखो, ऐसा लिखो जो अमर रहे। ऐसी सलाह देने वाले कभी के मर गए। मैं जिंदा हूँ क्योंकि जो मैं आज लिखता हूँ कल मर जाता है। लेखकों को मेरी सलाह है कि ऐसा सोचकर कभी मत लिखो कि मैं शाश्वत लिख रहा हूँ। शाश्वत लिखने वाले तुरंत मृत्यु को प्राप्त होते हैं। अपना लिखा जो रोज मरता देखते हैं वही अमर होते हैं। जो अपने युग के प्रति ईमानदार नहीं है वह अनंत काल के प्रति क्या ईमानदार होगा। मैंने एक गलती और की, साहित्य को सीढ़ी मानना चाहिए। मैंने उसे छज्जा मान लिया और जिंदगी भर सीढ़ी पर बैठा बैठा छज्जों को देखता रहा। लोग मेरे सामने ही साहित्य की सीढ़ी से चढ़कर छज्जों पर जा बैठे। कोई बड़ा अफसर हो गया, कोई बड़ा संपादक, कोई विदेश विभाग में, कोई सांस्कृतिक सलाहकार, कई प्रकाशक हो गए। उन्होंने साहित्य की सीढ़ी से छलांग लगाई और छज्जे पर जा बैठे। मैं सीढ़ी पर बैठा रहा। मेरे अगल बगल से लोग सीढ़ी चढ़ते जाते रहे, ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे और ऊंचे। मैंने व्यंग लिखा पर वह जरा कठिन हो गया। मुझे हंसोड़ मस्खरा जोकर होना था, तब अधिक सफल होता। मेरे सामने ही लोग यश लूटते रहे और पैसा भी। मैं हास्यरस भी नहीं, हास्यरस के लोग थे। एक हास्यरस के कवि थे, उनकी कविता में कुत्ता शब्द आ जाता तो वे भौंक पड़ते और लोग खूब हंसते। उन्हें बहुत पैसे मिलते। पर मैं तो इस ऐंठ में रहा कि समाज के तल में जाकर परीक्षण करूंगा और समाज परिवर्तन के लेख लिखूंगा। मैं साहित्य में आर्य समाजी हो गया। इससे अच्छा होता मैं केवल कॉमिक लिखता और करता। अच्छा लिखने की मेरी प्रबल इच्छा थी, पर अब वह धरी रह गई। मैंने कई बार बड़ा और श्रेष्ठ उपन्यास लिखने की कोशिश की। इसके दो कारण थे। एक तो उपन्यास लिखे बिना कोई पक्का लेखक नहीं बन सकता। दूसरे उपन्यास पकौड़े की तरह बिकता है, खूब पैसे मिलते हैं। लोकप्रिय उपन्यास के फॉर्मूले होते हैं। एक ही स्त्री को कभी नर्स, कभी शिक्षक, कभी क्लर्क, कभी टेलीफोन ऑपरेटर बना दे दो 2-4 रोचक उपन्यास हो गए।
विकसित पुरुष दूसरी स्त्री से प्रेम करता है, मगर पत्नी और समाज बाधक है। ऐसे में पत्नी से बलिदान करा दो। सारे पुरुष खुश। बढ़िया उपन्यास। स्त्री पर पुरुष से प्रेम करती है, बाधक पति और समाज है। ऐसे में पति से बलिदान करा दो। सारी स्त्रियां खुश। फर्स्ट क्लास उपन्यास। ऐसे वाक्य हो। प्रिय, मैं निशा के प्रति तुम्हारी लगन को जानती हूँ। तुम्हारे पवित्र प्रेम में मैं बाधक नहीं बनूंगी। मैं आत्महत्या कर लेती हूँ या फिर प्रिय नरेश के प्रति तुम्हारे अंतर के भाव में समझता हूँ। पवित्र प्रेम से प्रेरित दो व्यक्तियों के रास्ते में मैं नहीं आना चाहता हूँ। आत्महत्या कर लेता हूँ। बढ़िया कथा। मैंने प्रेम उपन्यास लिखने की कोशिश की, पर मेरे प्रेमी प्रेमिका एक बार बिछोड़ते तो उनके मिलन का संयोग ही मैं नहीं बना पाता। मैंने 5 उपन्यास आरंभ किए, पर आगे नहीं बढ़ा पाया। चाहता हूँ इन अंशों का संग्रह छप जाए। शीर्षक हो 5 असफल उपन्यासों का आरंभ। अब जब वह तय ही हो गया तो मरणोपरांत क्या होना है। इनकी हिदायतें देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि मेरी मृत्यु के कारणों की जांच होनी चाहिए। यह जांच होनी चाहिए कि क्या मेरा इलाज ठीक हुआ। ऐसा मैं इसलिए चाहता हूं कि कुछ समय तक अखबारों में मेरा नाम चलता रहे। विवादास्पद मृत्यु यश फैलाती है। मैं मामूली मौत मरना भी नहीं चाहता था। डॉक्टर मुझे माफ़ करे, मैं यश लोलुप हूँ। मेरे बारे में अखबारों में क्या छपे यह मैं खुद तैयार करके रखे जा रहा हूँ। मुझे किसी पर भरोसा नहीं। ये लेख दूसरों के नाम से छापे जाए। अपने कई फोटोग्राफ मैंने रख छोड़े हैं, ये छापे जाए। मेरी शोभ सभा शानदार हो। बैंक में मेरा कुछ रुपया जमा है। इस पैसे से शोक सभा का प्रबंध करना चाहिए। हो सका तो मैं कुछ देर छुट्टी लेकर अपनी शोक सभा देखने आऊँगा। अगर कुछ कमी हुई तो आयोजकों के सिरों पर भूत बनकर चढ़ जाऊँगा। मित्रों से मेरा यह आग्रह है कि जैसे जीवन में उन्होंने मेरा साथ दिया, वैसे ही मौत के बाद दें। मेरा यह मतलब नहीं है कि वे कभी जल्दी ही मेरे पास आ जाए। वे जिए। मित्रों ने मुझे बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सहा, बहुत माफ़ किया। ऐसे मित्र दुर्लभ हैं, पर ये अब मेरे यश को अस्थायी बनाने के लिए जो बन सके करे। मेरे बारे में समरण लिखे जिनमें मेरी कमजोरियों का जिक्र न करे। मुझे एक साधु या महामानव बना दे। मेरी हैसियत होती तो मैं जीवन काल में ही अपना अभिनंदन ग्रंथ छपवाकर किसी बड़े आदमी के कर कमलों से ले लेता। साहित्य में मेरे बुजुर्गों ने ऐसा किया है कि अपना अभिनंदन ग्रंथ खुद तैयार करके ग्रहण कर लिया। मैं पैसे से मारा गया, पर मेरे मित्र अब मेरा स्मृति ग्रंथ जरूर निकालें। इसके लिए वे चंदा करें और 33% खा जाएं। यदि वे चंदा नहीं खाएंगे तो मेरी आत्मा को पीड़ा होगी। मैंने खुद कई बार चंदा किया था और कमीशन खाया था। इसमें चंदे की पवित्रता बनी रही। पंडित नेहरू ने अपनी वसीयत में गंगा की कवित्व में महिमा गाई थी और लिखा था कि मेरी अस्थियां प्रयाग गंगा में विसर्जित की जाए। मैं गंगा में डर और ठंड के मारे कभी नहीं नहाया। नर्मदा तो मेरे पास ही है, उसमें भी नहीं नहाया। बचपन में मैं नर्मदा में डूबते डूबते बच गया था। तभी से मुझे पवित्र नदियों में से घृणा हो गई। यूँ भी मैं बहुत कम नहाया। ज़्यादा नहाने से प्रतिभा कम हो जाती है। जिस घर में मैं रहा उसके पास एक गंदा नाला है, ओमती। यह नाला सारे शहर की गंदगी और गंदा पानी लेकर बहता है। बरसात में यह नाला मेरी सीढ़ियों तक आ जाता है और मैला उस पर उतरता है। इसे पार करके सड़क तक जाने में नरक का अनुभव हो जाता है। यह नाला मच्छर भी मुझे सप्लाई करता है। इस नाले से मेरा आत्मिक संबंध रहा है। मेरी अस्थियां इसी नाले में विसर्जित की जाए। मेरा स्मारक जरूर बनवाया जाए, पर इसका डिजाइन साधारण नहीं होना चाहिए। गालिब की याद में जो गालिब अकादमी बनी है उसका बाथरूमी अगर उसे रहने को मिल जाता तो वह निहाल हो जाता। ऐसा विरोधाभास नहीं होना चाहिए। मैं ज़िंदगी भर जिस मकान में रहा वह बरसात में इतना टपकता था कि सोने के लिए कोना ढूंढना पड़ता था। मेरा स्मारक भी ऐसा ही बने। उसकी छत ऐसी हो कि बरसात में पानी भीतर आए। उसकी कभी पुताई और मरम्मत न की जाए। इस स्मारक के अहाते में बबूल के झाड़ लगाया जाए, रात रानी वगैरह के पौधे लगाया जाए तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैंने ज़िंदगी भर बबूल और भटकैया पसंद की थी। मेरी कोई संतान नहीं है क्योंकि उनकी माँ ही नहीं थी।
कहीं कोई बेटा बेटी हो तो मैं उनका उल्लेख करके पतिव्रताओं को संकट में नहीं डालना चाहता। मेरे वारिस मेरे भांजे होंगे, इनमें रॉयल्टी को लेकर झगड़ा ना हो, इसलिए मेरे मरने के बाद मेरी पुस्तकें कभी न छापी जाए। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुत्सित ध्वंसकारी नकारात्मक साहित्य लोग पढ़े और बिगड़े। मेरा यश मेरे लिखे हुए से बना नहीं रहेगा, इसलिए जिससे मेरा यश बना रहे वह रहस्य खोल रहा हूँ। यह रहस्य मैंने अभी तक नहीं खोला, पर अब मरते वक्त झूठ नहीं बोलूँगा। लोग इस पर विश्वास करें। वह रहस्य है मोहन राकेश और फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से। मैं ही लिखा था, ये दोनों उपनाम थे। और क्या कहूँ, कुछ लोग मेरे लिए रोने के मूड में होंगे। वे आंसू बर्बाद ना करें, किसी और के लिए बचा रखे। गलीवे खास्ता के बगैर कौन से काम बंद है। रोइए जार जार क्यों, कीजिए हाय हाय क्यों। तो दोस्तों, ये कहानी समाप्त हुई। और आप लोगों की कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो लव यू दोस्त, सो थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।